नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवल किशोर है। मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसका एक टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में हम लोग आज बेसिक से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना जो हमारे संविधान का उद्देशिका है। तो हमारा संविधान है, पहले जानते हैं हमें संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हमें अपने देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून तैयार करने थे, जिनके लिए हमने क्या किया, संविधान सभा का गठन किया। उस संविधान सभा ने इस पूरे संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आप लोगों को पता है आज़ादी के पहले हमारा देश जो था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में हमारे देश में बहुत सारे प्रांतों से चुनाव हुआ संविधान सभा के लिए। प्रांत मतलब जो हमारा देश में अंग्रेजी गवर्नमेंट शासन कर रही थी, उसने देश को अलग अलग प्रांतों में बांट रखा था। तो क्या हुआ कि जो हमारे देश में टोटल भारत का जो एरिया है, वहाँ पे जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्यों का निर्धारण हुआ कि 292 सदस्यों का चुनाव होगा। 93 सदस्यों का चुनाव देसी रियासत, मतलब जब देश हमारा आज़ाद नहीं था तब देसी रियासत मतलब राजाओं का कहीं कहीं पे शासन था, तो उनको देसी रियासत बोलते थे। तो उन देसी रियासत से 93 सदस्यों का चुनाव का निर्धारण किया गया कि 93 सदस्य वहाँ से चुने जाएंगे। 4 सदस्य जो कमिश्नर एरिया थे, वहाँ से चुनाव होने के लिए निर्धारण किया गया। टोटल 389 सदस्यों का चुनाव होना था। 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 यानी कि 93 देसी रियासतों से, 4 सदस्य कमिश्नर एरिया से, टोटल 389 सदस्यों का संविधान सभा के लिए चुनाव होना था। 389 सदस्यों का। अब 389 सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक है। एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि किसी एरिया से 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य चुना गया। अब उसमें उस समय हमारे यहाँ कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कुछ पार्टियां थी। तो कांग्रेस को 208 सदस्य चुने गए, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य चुने गए, 15 अन्य सदस्य चुने गए। टोटल सदस्य चुनकर आते हैं और संविधान सभा का निर्माण होता है। ये सदस्य जो थे अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग क्षेत्र की पब्लिक को रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि जो जिस क्षेत्र से चुन के आया था वहाँ की पब्लिक को रिप्रेजेंट करना था, यानी कि वहाँ की पब्लिक का प्रतिनिधि था, ठीक है। क्योंकि हमारा जो संविधान बना वो संविधान हम लोगों का, यानी कि पब्लिक के द्वारा, पब्लिक के लिए संविधान बनाया गया था। तो पब्लिक डायरेक्टली भाग ना लेके पब्लिक ने अपने प्रतिनिधि को चुना, प्रतिनिधि संविधान सभा में इस कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में भाग लिया। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। पहली बैठक में ही जो सदस्य चुन के आए थे, उसमें जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उस संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। जो संविधान सभा में सारे सदस्य आए थे, उन लोगों ने मिलके 9 दिसंबर को पहली बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बुजुर्ग थे, उनको अध्यक्ष बना दिया। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको 9 दिसंबर को बनाया गया था। 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोनों क्वेश्चन याद रखना है बच्चों आपको। फिर संविधान सभा ने संविधान को बनाने के लिए बहुत सारी बैठकें की, ठीक है, कई बैठकें की और
2 साल 11 महीने 18 दिन लगे इस संविधान को बनाने में, जो हम लोग पूरा संविधान पढ़ेंगे। एक एक करके टॉपिक आएगा डेली आपका, और एक एक टॉपिक से हम पूरा संविधान भारत की राज्य व्यवस्था क्लियर करेंगे। इसको बनने में कितना दिन लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये आप लोगों को याद रखना। 9 दिसंबर से स्टार्ट होता है और 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है। तो इस संविधान का छोटा सा पार्ट है प्रस्तावना, जो पूरे संविधान का समरी है, यानी कि पूरा संविधान कैसा है, क्या संविधान में लिखा है। इस प्रस्तावना के माध्यम से आप लोगों को एक उसका ओवरव्यू मिल जाएगा। चलिए प्रस्तावना को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे लिखा है, हम भारत के लोग। आप लोग एक बार इसको ध्यान से पढ़िएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब यहाँ पे वर्ड आया है हम भारत के लोग, यानी कि संविधान सभा में जो सदस्य थे उस समय वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, भारत की पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो संविधान बनाना था वो भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए और भारत का संविधान बनाना था। तभी कहा गया हम भारत के लोग, यानी कि पूरी शक्ति हमारे संविधान को, सारी शक्ति, ठीक है, पावर कहाँ से मिल रही? हम भारत के लोग, यानी कि हमारे भारत की पब्लिक के द्वारा, ठीक है। तो जो संविधान को शक्तियाँ मिली हैं वो भारत के लोगों के द्वारा मिली, इसीलिए कहा गया हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रस्तावना जब हमारा संविधान बना तब उस समय ये संविधान में प्रस्तावना बनाई गई और रखी गई। जब हम उसको क्या कहते हैं, संविधान सभा ने जब संविधान उसको क्या कहते हैं तैयार किया, तो पूरा संविधान उसको क्या कहते हैं, जो लिखा गया जिसमें जो जो चीज़ें हैं उनके रिलेटेड उनकी एक समरी प्रस्तावना के रूप में आपको प्रस्तुत की गई। यानी कि हमें हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं और संविधान में क्या है उसके बारे में एक प्रस्तावना में हमें समरी मिल जाती है। और प्रस्तावना अच्छे से अगर जो हम तैयार कर लें तो हमारे संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य क्या हैं और संविधान में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं उससे रिलेटेड हमको एक फीडबैक यानी कि एक समरी मिल जाती है। तो हम इसको देखते हैं और कोशिश करते हैं समझने की, ठीक है। अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा कि संविधान में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस प्रस्तावना को समझने के बाद। स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले कहा गया है हम भारत के लोग। इसका मतलब है हम भारत के लोग, हम आप सभी, ठीक है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आया है। मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है ऐसा भारत जो अपने निर्णय स्वयं लेगा, यानी कि किसी का, भारत के ऊपर किसी का दबाव, जोर या किसी के उसको क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस में कोई निर्णय नहीं लेगा। स्वतंत्र रूप से भारत अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। समाजवादी का मतलब है कि भारत में ऐसी व्यवस्था होगी जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार सरकार का होगा, यानी कि भारत का होगा। इट मीन्स सरकार कौन है? हम भारत के लोग, ठीक है। शासन कौन करता है? हम भारत के लोग, हम आप। तो यानी कि हम आप लोगों का उसको क्या कहते हैं, शासन होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि किसी भी
पंथ से हमें कोई नफरत नहीं है, ना हम किसी पंथ को आगे बढ़ाएंगे, ना हम किसी पंथ को पीछे ले जाएंगे। हर एक पंथ को पंथ निरपेक्ष होके समान रूप से अवसर प्रदान करेंगे। लोकतंत्रात्मक मतलब ये है लोकतंत्रात्मक का कि हमारे देश में जो शासन व्यवस्था होगी, जो शासक होगा या जो सरकार होगा, ठीक है, उसको जनता चुनेगी और जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार होगी, जैसे हम भारत के लोग उसको चुनेंगे। गणराज्य का मतलब है कि गणराज्य कि हमारे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, यानी कि सर्वे सर्वा, ठीक है, जिसे आप अभी आगे पढ़ोगे राष्ट्रपति के बारे में, तो जो राष्ट्रपति होगा वो हम लोगों द्वारा चुना हुआ राष्ट्रपति होगा। वो डायरेक्टली चुना जाए या इनडायरेक्टली चुना जाए, लेकिन वो जनता के द्वारा चुना हुआ राष्ट्राध्यक्ष होगा। जिस भी देश का राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा चुना हुआ होता है उसे गणराज्य कहते हैं। इट मीन्स वंशानुगत नहीं होगा, यानी कि जैसे राजा का बेटा शासक है, ठीक है, जैसे आप ब्रिटेन में देखते होंगे कि वहाँ महारानी जो होती हैं वो उनके वंशज लगातार आके राष्ट्रपति या शासक हो रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। तो गणराज्य में जो होगा वो राष्ट्राध्यक्ष चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा। गणराज्य का मतलब ये है। गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब यहाँ पे 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। न्याय, एक न्याय होता है, आप लोगों को पता होगा, न्याय मीन्स जस्टिस, कोर्ट में गए, न्याय मिला, जो हमारे साथ उसको क्या कहते हैं, जुर्म हुआ, उसके विरोध हमें न्याय पाना है, चले। लेकिन न्याय की भी कैटेगरी है, कौन कौन से न्याय? राजनीतिक न्याय अलग है, आर्थिक न्याय अलग है, सामाजिक न्याय अलग है। तो हमारी प्रस्तावना में कहा गया है कि सामाजिक न्याय, यानी कि अगर जो किसी के साथ सोशल इनजस्टिस हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। आर्थिक न्याय यानी कि सभी लोग समान रूप से ग्रोथ कर सकें, सभी संसाधनों पे लोगों का समान रूप से अधिकार हो, ठीक है, तो हो गया आर्थिक न्याय। इट मीन्स जो लोग गरीब हैं उनको भी अवसर मिले, ठीक है, वो भी उसको क्या कहते हैं, संसाधनों का उपयोग कर सकें, ठीक। तो ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए जो हम प्रयास करेंगे, ऐसी व्यवस्था अगर जो हम देंगे तो उसे आर्थिक न्याय कहेंगे। राजनीतिक न्याय मतलब राजनीति में आपको समान अवसर प्राप्त हो, उसे राजनीतिक न्याय कहेंगे। जैसे तो ये इन 3 प्रकार के न्याय यहाँ पे डिफाइन किएंगे। इन 3 प्रकार के न्याय पब्लिक को दिलाने के लिए उसको क्या कहते हैं, संविधान में वर्णन किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कौन कौन सी यहाँ पे बताई गई? विचार यानी कि आप अपने विचार रख सकते हो। अभिव्यक्ति, आपको बोलने की आज़ादी होगी, ठीक है। विश्वास, आप किसी से उसको कहते किसी पे विश्वास कर सकते हो, या कह सकते हैं कोई धर्म को मान सकते हो, ठीक है। आप अपने किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो या किसी भी धर्म को मानते हो, ठीक है, तो उस धर्म को मानने और उपासना यानी कि उसकी पूजा करने की आपकी स्वतंत्रता होगी, आपको उसकी स्वतंत्रता मिलेगी। यानी कि संविधान हमें इन सब चीज़ों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आप किसी भी धर्म को मानें, किसी भी धर्म की पूजा करें, किसी भी भगवान को मानते हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए आपको क्या होगी, उसको कहते हैं स्वतंत्रता होगी। फिर कह रहा है उपासना की स्वतंत्रता। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इसका मतलब ये है प्रतिष्ठा और अवसर, जैसे आप लोग रोजगार के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई ना कोई रोजगार होगा, ठीक है, जो एग्ज़ाम आने वाला होगा आप लोगों का, उसके लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो उन एग्ज़ाम में आपको बराबर का उसको क्या कहते हैं, अवसर मिलेगा। इट मीन्स अगर जो 100 वैकेंसी हैं तो 100 वैकेंसी पे आपका भी उतना अधिकार है और जो कोई और बच्चे एग्ज़ाम देते उनका भी उतना अधिकार। यानी कि गवर्नमेंट, सरकार हमारी ऐसी व्यवस्था करेगी, हमारा शासक ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें क्या होगा कि हमें अवसर की समानता होगी, यानी कि हम कंपटीशन दे सकते हैं और अपने पढ़ाई के दम पे हम किसी भी पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा कि किसी को उसको क्या कहते हैं अलग से
पोस्ट दे दी गई, आपको पोस्ट नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं होगा। अवसर की समानता मतलब ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सभी को बराबर अवसर की समानता मिलेगी, ठीक है, सबको रोजगार पाने का अधिकार है, ठीक है। प्रतिष्ठा मतलब कोई भी अगर जो उसको क्या कहते हैं प्रतिष्ठा दी जा रही किसी को, ठीक है, तो वो उसका एक आधार होगा। ये नहीं कि एक व्यक्ति को प्रतिष्ठा दी जा रही एक व्यक्ति को नहीं। आप अगर जो वो एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आपकी भी प्रतिष्ठा, आपको भी वो अवसर और प्रतिष्ठा की समानता समता मिलेगी। समता प्राप्त कराने के लिए यानी कि ये चीज़ें प्राप्त कराने के लिए संविधान में बातें की गई हैं तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, यानी कि उन सब में किसमें, यानी कि हम भारत के लोग सभी व्यक्तियों में, ठीक है, यानी कि हमारे देश की पब्लिक में व्यक्ति की गरिमा यानी कि लोगों की, उसको क्या कहते हैं, हर एक लोग की यार हर एक इंसान की एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, तो उस आइडेंटिटी यानी कि उसकी गरिमा उसको क्या कहते हैं बनाए रखने के लिए और राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए संविधान में आगे बताया गया है। तो उन चीज़ों को हम फॉलो करेंगे और राष्ट्र की एकता, लोगों की गरिमा और अखंडता, ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अखंडता का मतलब है कि राष्ट्र को अखंड मतलब एक बनाए रखने के लिए, हम आपस में एक बने रहने के लिए, ठीक है, सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है, हमेशा प्रयासरत रहेंगे। एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी कि ऐसी बंधुता आपस में बनाएंगे जिससे व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित होती हो, ठीक है। ऐसी बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, मतलब दृढ़ संकल्प होकर जब संविधान ये बन रहा था, ठीक है, तब ये सारी चीज़ें बातें समरी लिखी गई थी। तो जो संविधान लोग बना रहे थे, संविधान सभा बनी थी, उसके बारे में अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो संविधान सभा में जो लोग, जो सदस्य थे, उन लोगों ने ये दृढ़ संकल्प लिया और दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 याद रखना, ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। इट मीन्स 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, उसको अधिनियमित कर दिया गया था और अंगीकृत कर दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी बातें जो इसमें बताई गई हैं, ये एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की जो समरी है, ठीक है। इसी से रिलेटेड पूरा संविधान में हम आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 395 जो मूल रूप से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में। 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है, ठीक है। क्यों बैठक होती है? क्योंकि इस संविधान को बनाने के लिए, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमें अपने देश को चलाने के लिए नियम कानून रूल की ज़रूरत थी। तो उस नियम कानून रूल को कैसे हमारा देश ऑपरेट होगा उसको तैयार करने के लिए संविधान सभा बुलाएगी। संविधान सभा में कौन से लोग थे? पूरे भारत से, जो हमारा भारत देश है, पूरे भारत से 10 लाख की आबादी पे एक बंदे का चुनाव हुआ, एक बंदा चुन के संविधान सभा में गया। इस तरह हर एक क्षेत्र का संविधान सभा में रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हर एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि था जो वहाँ की जनता को रिप्रेजेंट कर रहा था। सारे उसको क्या कहते हैं, प्रतिनिधित्वों ने मिलकर उसको क्या कहते हैं, इस संविधान सभा में भाग लेकर इस संविधान की रचना की। अब इसमें किसी को अलग से रोल मिला, जैसे प्रारूप समिति बनी तो उसका काम था कि संविधान का प्रारूप तैयार करना, संविधान कैसा होगा, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है अम्बेडकर जी का बहुत रोल है संविधान को बनाने में, क्योंकि अम्बेडकर सर ने पूरे संविधान को बनाने के लिए कई देशों के बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया। उनमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो अपने संविधान में उसको क्या कहते रखी। तो हम बात करते हैं कि संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन इस संविधान को बनाने में लगा दिया।
9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है और 26 नवंबर 1949 को उसको कहते हैं संविधान बनकर तैयार होता है, यानी कि टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान बनने में लगे। संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान के अकॉर्डिंग हमारा देश चल रहा है। हाँ, संविधान के अकॉर्डिंग हमारे देश में प्रतिनिधि चुने जाते हैं, सरकार बनती है, शासन होता है, सॉरी। अब बात करते हैं जो यहाँ पे हमने वर्ड हाईलाइट किए हैं, ठीक है, जैसे पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, अखंडता, इनको मैंने इसलिए हाईलाइट किया है, ये मूल संविधान में जब हमारी प्रस्तावना मूल संविधान की बनाई गई थी उस समय नहीं थे, ठीक है। इनको क्या किया गया है, 42वां संविधान संशोधन, यानी कि कोई भी चीज़ जब बनती है तो पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती है, उसमें डायनामिक चेंज होते रहते हैं। इट मीन्स ज़रूरत के अनुसार, जैसे आज की हमारा जो संविधान है उसमें कोई ज़रूरत है तो हमारी संविधान सभा है, ठीक है, यानी कि अब संसद में ये सारा काम होता है, संसद में इसको संविधान को चेंज किया जा सकता है अपने पब्लिक के अकॉर्डिंग, ज़रूरत के हिसाब से। तो इसी तरह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और अखंडता, ये जो 3 शब्द हैं, इन 3 शब्दों को बाद में जोड़ा गया है। आपको याद रखना, ये 3 शब्द हर एक एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछे गए हैं कि पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, अखंडता, कोई एक शब्द या 2 शब्द उठा लेता है और पूछता है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो आप तुरंत बताओगे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो ये बेटा आप लोगों को सभी को याद रखना है, ठीक है, कि पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और अखंडता, ये 3 शब्द जो हैं हमारी प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है। ये बार बार पूछता है। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार बनता है, हमारे संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, 2 चीज़ें यहाँ पे आती हैं। पहला कि हमारा संविधान लागू कब हुआ था, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। क्या होता है, क्वेश्चन पूछ देता है हमारे संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो आप बोलोगे 26 नवंबर 1949 को। दोनों डेटें वहाँ पे दी रहती हैं क्वेश्चन में, आंसर में, ठीक है, और आप 26 जनवरी 1950 लगाते। वहाँ पे सिंपल क्वेश्चन ये ध्यान रखना होता है कि आपका अगर जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारा संविधान कब अंगीकृत हुआ था या अधिनियमित कब हुआ था, ठीक है, या आत्मसमर्पित कब किया गया था, तो आप बोलोगे 26 नवंबर 1949, यानी कि इस दिन आपका संविधान बनके तैयार हुआ था। अगर जो पूछता है हमारा संविधान लागू कब हुआ था, तो आप डेट बोलोगे 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो ये तो हो गया आपके संविधान के प्रस्तावना के बारे में। दूसरा आप बात करते हैं क्या जैसे हमारा संविधान है उसमें चेंज हो सकता है, तो क्या ये प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है कि नहीं, इस पे बहुत सारा डाउट रहता है लोगों को। मूल संविधान की प्रस्तावना थी, उसमें ये 3 शब्द तो आपने देख लिया कि बाद में जोड़े गए, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है कि नहीं। तो सबसे पहले एक बेरूबाड़ी 1960 केस है, ठीक है, उसमें कोर्ट का जजमेंट आया था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है। तो जो चीज़ संविधान का भाग नहीं है उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि 1960 में जो जजमेंट आया उसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं कर सकते। फिर दूसरा एक केस आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है, जो संविधान का भाग है उसमें संशोधन कर सकते हैं। यानी कि प्रस्तावना इस केस में कहा गया कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो केस है उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान का संशोधन ऐसा होना चाहिए जिससे उसका मूल ढांचा
ऐसा प्रस्तावना में संशोधन होना चाहिए जिससे कि उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मूल ढांचा का मतलब होता है कि जो प्रस्तावना है उसके जो उद्देश्य हैं, जो उसकी समरी है, उसमें पूरी तरह चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। उसका मूल ढांचा, जो उसकी नींव है, वो वैसी बनी रहनी चाहिए। लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक है, उनको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट दिया कोर्ट ने, उसको आगे हम पढ़ेंगे कि मूल ढांचा क्या है। लेकिन आप लोग अभी इतना जान लीजिए कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में 1973 में साफ कहा गया कोर्ट के द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो इसीलिए इसके बाद 42वें संशोधन 1976 में प्रस्तावना में संशोधन होता है और 3 शब्द जोड़े जाते हैं, जो कि अभी आपको हमने बताया, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े जाते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी प्रस्तावना के बारे में। आप लोग इसको लिखिए, 2-3 बार पढ़िए। प्रस्तावना से हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, घुमा फिरा के कहीं से पूछ देता है, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म है, तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी। आपको अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, जिसमें हम जानेंगे कि संविधान सभा में कैसे उसको क्या कहते हैं, सारी चीज़ें रेडी की गई, कैसे संविधान सभा का चुनाव हुआ, और आगे इसके आर्टिकल पढ़ेंगे, पूरा संविधान एक एक करके नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। थैंक यू, धन्यवाद।